You are live. On the air. हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग कैसे हैं? कोई नहीं आया अभी तक, 5 स्टूडेंट आए हैं। टेल द others to come also. I'm starting my lecture now. Today's lecture is on adult respiratory distress syndrome, right? Okay, what happens in distress syndrome? ये क्या है? ARD जो है is non-cardiogenic pulmonary edema caused by diffuse injury to the alveoli capillary membrane. ठीक हो क्या? ये जो इसकी जो इंजरी हो रही है वो क्या हो रही है? एल्वोलाइज को हो रही है, कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को हो रही है। इट इज नोन बाय अदर नेम सच एज, अब इसका दूसरा नाम जो है, जो एआरडी को जो हम दूसरा नाम देते हैं वो है शॉक लंग, ठीक है, व्हाइट लंग, एंड क्या कहते हैं, एंड डार्नंग लंग। डार्नंग लंग जो है ना, व्हाइट लंग आप कह इसलिए भी कह सकते हो बिकॉज द एक्सरे आपको उसको बिल्कुल व्हाइट आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके शॉक लंग्स इसलिए कहते हैं बिकॉज सिंस द होल लंग्स आर इन वाइट पैचेस में, आपको व्हाइट कलर में आपको जब एक्सरे नजर आता है इट्स ऑल व्हाइट, सो हमें पता लग जाता है कि ये हम क्या कहते हैं, ये लंग्स जो है इट्स ऑल इन नॉट इन अ गुड कंडीशन। डार्नंग लंग्स जो है उसको हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो ओडिमा, ट्रॉमा हुआ है एसोसिएटेड विद इंजरी, ठीक है। उसके जो लोब्स हैं, आपको लूप्स नजर आते हैं, दोज आर ऑल इंजरी से क्लोज हो चुके होते हैं। इट इज फेलियर दैट फॉलोड सक्सेस रिससिटेशन बाय सर्कुलेटरी कोलैप्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब वो रिससिटेट करते हैं तो वो इतना ज्यादा करते हैं द लंग्स बिकम्स डैमेज्ड। इट इज नोन बाय अदर नेम सच एज, क्या कहते हैं, ये हमने देख लिया। एआरडी मोर्टेलिटी रेट जो है वो इट्स ओनली 55%, राइट। नाउ टू can you hear me loud and clear? Please let me know. Write in your this box so that I come to know that you can hear me loud and clear. Right? Please. Okay. Then comes हमने देखा, so उसका जो मोर्टेलिटी रेट आपको देख सकते हो दैट इज ओनली
50%। ARE जो है is characterized by phases, right? These are characterized by phases, and the phases beginning with the precipitating, even insult in the following and progressive decrease in pulmonary compliance। अब इसके जो स्टार्टिंग है वो आपके प्रिसिपिटेटिंग इवेंट से होते हैं कि आपका वो जो कौन सी चीज है जो उसको प्रिसिपिटेट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। डिक्रीज इन surfactant production. Now, surfactant production is the fluid secreted by the cells of alveoli that serves to decrease the surface tension of the fluid. Surfactants जो है वो contribute करते हैं आपके elastic properties of pulmonary tissue, preventing the alveoli from getting collapsed, ठीक है। So surfactants जो है वो आपके उसको एल्वोलाई के इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। ओके, अब उसमें आपको डिक्रीज आ जाता है। ओके, इंटरस्टिशियल एडिमा, आपके जो इंटरस्टिशियल एडिमा है और जो स्पेस है उसमें क्या आ जाता है, एडिमा आ जाता है। रिफ्रैक्टरी hypoxia. Now what refractory hypoxia is, okay? So it is there is no clear-cut definition about refractory hypoxia, but generally it refers to an inadequate arterial oxygenation, ठीक है, despite from optimal level of inspired oxygen, ठीक है। जो आप इंस्पायर करते हो, आप सांस लेते हो, उससे आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आप बेशक सांस ले रहे हो तो आपके ऑक्सीजन जो जा रही है वो कम है, और आपके जो आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, तो इसको रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया कहते हैं। Widespread area of consolidation, ठीक है। And now widespread areas of your pulmonary consolidation means it's a region of normally compressible lung tissue that has filled with liquid से वो भर गया है, किसी भी वजह से हो सकता है। हम जब उसके कॉजेस देखेंगे हमें उसमें पता लग जाएगा। सो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो स्पेस है वो जो लंग टिश्यू के स्पेसेस हैं उसमें या तो उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो चुका हुआ है, बजाय इसके कि वो आपको उसके अंदर क्या कहते हैं एयर मिले, ठीक है। तो उसमें एयर के बजाय फ्लूइड का दखल ज्यादा हो जाता है। Okay, the next point is the causes. What are the causes for ARD? ठीक है, अब इसके causes में आ जाएगा, it can be because of trauma, any kind of trauma. ऊपर से गिरे हो, नीचे से गिरे हो, कोई आपके ऊपर गिरा है, आप किसी को लगे हो, आपको मुक्का लग गया, ठुड्डा लग गया, जो कुछ भी है, ठीक है, किसी किस्म का भी ट्रॉमा हो सकता है। They can be shock, ठीक है, इट कैन बी शॉक, कैन बी लंग शॉक। हमने देखा कि किसी वजह से भी कोई बहुत ज्यादा धचका लगा, कंप्रेस हुआ, जो कुछ भी है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ शॉक, ठीक है। पेशेंट शॉक में जाता है, उसमें भी क्या होता है, बाज़ औक़ात वो अपना ब्रीदिंग होल्ड कर लेता है, और ब्रीदिंग होल्ड कर लेने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दे कैन बी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, द इन्फेक्शन, ठीक है। कैन बी इफ देयर आर you see there is trauma, there is shock, there is infection, there is air embolism, fat embolism or thromboembolism, right? ये वो चीजें हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। Then comes the disseminated intravascular coagulopathy। इसको हम
DIC भी कहते हैं, disseminated, D for D, I for intravascular and C for coagulopathy, disseminated। ये जो है ये क्या होता है, इसके इज अ कंडीशन इन विच स्मॉल ब्लड, जो स्मॉल ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं अंदर, ठीक है। अब ये स्मॉल ब्लड क्लॉट्स जो हैं ये डेवलप होते हैं थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम, these are small blood clots, ठीक है, throughout the blood stream पे उसमें आ जाते हैं, and then the clotting depletes the platelets and clotting factor needs to be controlled bleeding because causing excessive bleeding। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीकोएगुलो थेरेपी दी जाती है, जिससे ये जो क्लॉट्स हैं जो बन रहे हैं ये डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ये जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी जो है, आपको कितना पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, स्मॉल ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, देन कम्स एस्पिरेशन। बहुत दफा ऐसे होता है कि आप किसी वो वॉमिट किया और वॉमिट इनहेल हो गया, एस्पिरेट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सा बाज़ औक़ात लोग अपना ही थूक इनहेल भी कर सकते हैं। बाज़ लोग एस्पिरेशन में वो क्या है, ड्राउन, पानी में डूब रहे हैं, सांस कब तक रोके रखेंगे, सो क्या है सांस ले लेते हैं, तो जब सांस ले लेते हैं तो पानी सारा फ्लूइड एस्पिरेट कर लेते हैं। नियर ड्राउनिंग मीन्स एक तो इंसान डूब रहा है ना, तो एक में वो डूबते डूबते भी अपने आप को स्ट्रगल कर रहा होता है, फिर एन वक्त पे उसको कोई निकाल दे, उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ड्राउनिंग, वो रिससिटेट करे और फिर वो पानी ठीक से वो वो वॉमिट करे, ठीक है ना। तो क्या है, फिर वो सांस भी ले लेता है, जब वो सांस भी ले लेता है तो फिर थोड़ा सा होश भी आ जाता है। बट क्या है, इसको कहते हैं नियर ड्राउनिंग। ड्राउन हो जाना, वो डूब गया, डूब मर गया, ठीक है, वो बात फर्क हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टक क्यों हो गई अभी आपकी? मैं तो हिल रही हूँ। ओके, लेट मी सी, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, फ्रॉम अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हेलो, हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा ये क्या कहते हैं वो हो गया, स्टक हो गया है। उन नहीं, मेरे साइड से कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, किसी एक स्टूडेंट ने लिखा है, एक स्टूडेंट ने लिखा है। ओके, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, यू कैन रिफ्रेश योर कंप्यूटर। रिफ्रेश करोगे तो जिसका स्टक हो गया वो अपना फिर से चल पड़ेगा, ठीक हो गया। ओके, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या होता है, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। वहां पर हार्मफुल इफेक्ट और कोई जहरीली गैस फैली हुई है जिसको आप क्या करते हो, अपना इनहेल कर सकते हो, दैट कैन बी अ कॉज। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि बहुत सारा क्या कहते हैं आप ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, एक बोतल मिली, 2 मिली, 3 मिली, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलने की एक वजह ये भी बन सकती है। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की वजह से भी आपका ये एक रीजन बन सकता है। आप जब असेसमेंट फाइंडिंग करते हो उसके अंदर आप देख सकते हो, एक अर्ली असेसमेंट है और एक लेट असेसमेंट है। सो अर्ली असेसमेंट में आप क्या देखोगे कि पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो क्या है, वो लेबर्ड ब्रीदिंग है। लेबर्ड ब्रीदिंग आप लोगों ने ब्रीदिंग के टाइप्स तो पढ़े ही होंगे अपने फर्स्ट ईयर में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग।
अगर नहीं पढ़े हैं तो बेटा फिर से जाके अपना टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, पोजीशन, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप फिर से पढ़ो ताकि आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए। बहरहाल लेबर्ड ब्रीदिंग में क्या होता है कि पेशेंट की जो है ना, पेशेंट इज बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है ब्रीथ करने के लिए, दैट्स लेबर्ड ब्रीदिंग। अब चूंकि सांस नहीं आ रहा है उसको, ठीक है, बहुत सारे हमने कॉजेज देखे और उस कॉजेज में हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो इंक्रीज एफर्ट है, लॉट ऑफ एफर्ट इन ब्रीदिंग, रेस्टलेसनेस इज देयर, ड्राई कफ, खांसी आ रही है विद नो स्प्यूटम, ठीक है, एंड देन क्लियर द ब्रेथ साउंड, अपना सांस बेहतर करने के लिए वो लाइक दिस वो बार बार करेगा अपने अपने ब्रेथ साउंड्स को ठीक करने के लिए। लेट में व्हाट विल यू सी, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड। एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड क्या होता है, इट इज हर्ड ओवर पेशेंट्स लंग एयरवे, ठीक है। These sounds includes like fine course of crackles, spreader, वो आपको उनको उनकी जो ब्रेथ साउंड है ना वो सुनाई देगा, जैसे वो सांस ले रहे हैं तो ऐसे स्ट्राइडर साउंड, जैसे भी आवाज निकल रही है ना, इस तरह से करके वो उनके ब्रेथ साउंड्स निकलते हैं, राइट, ओके। एंड देन क्रैकर्स, या फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी सूखे पत्ते पे वो कच 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 कर करके चल रहा है, तो ये एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। अब चूंकि लंग्स में आपकी ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको साइनोसिस, पेशेंट आपको साइनोस मिलेगा, पेलर मिलेगा, एजिटेशन मिलेगा, यानी कि ही इज वेरी एंशियस, बेचैन मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूजन, ही डजंट नो वेयर ही इज, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, व्हाट हैपेंड टू हिम, ठीक है, एंड देन accessory muscle traction, accessory muscle traction because he is जो सांस है वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है सांस लेने में, तो उसके बाकी के एसेसरी मसल्स जो है वो सारे इस्तेमाल में आ रहे हैं। And then comes diaphoresis. Diaphoresis is what? Diaphoresis is increase perspiration, increase sweating, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतना एफर्ट जो कर रहा है वो सांस लेने में, ठीक है, सो वो जितना एफर्ट कर रहा है उतना ही ज्यादा उसके लिए मुश्किल आ रही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम देखते हैं कि देर इज चेस्ट एक्सरे, देर इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, देर इज एबीजीज, स्प्यूटम एनालिसिस, हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, ये आपको उसमें मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में आपको नॉर्मल जो है वाइट और, या फिर आप कह सकते हो थोड़ी एयर आपको उसके अंदर मिलेगी, एआरडी के अंदर, ठीक है, बाकी सारा आपको उसके अंदर व्हाइट पैचेस से नजर आ रहे होंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो उसके अंदर आपको लंग वॉल्यूम कम मिलेगा, ठीक है, और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर जो है वो ज्यादा मिलेगा, राइट। ABGs को I told you before that we'll study this ABGs in detail with the thorough prescription and with their interpretation, with their analysis. So ABGs की हम लोग इसको continuously पढ़ेंगे, लेकिन इसके मेजरमेंट में हम देख रहे हैं बिल्कुल patient will be having respiratory alkalosis, hyperventilation, respiratory acidosis, metabolic alkalosis, acidosis, ये सारा कुछ आपको ABGs की फाइंडिंग में मिलेगा। You need to learn the normal values for ABGs. अभी तक बेटा I can see only 6 students there. Where are the rest of the students? Call them.
ठीक है, बाकियों को भी बुलाओ। हबीबा अवान, कॉल ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। देन स्प्यूटम एनालिसिस में आपको जब स्प्यूटम टेस्ट के लिए दिया जाता है, तो स्प्यूटम टेस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? एलिवेटेड एल्ब्यूमिन लेवल मिलेगा, राइट। हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में एलिवेटेड आर्टरी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, बट नॉर्मल पल्मोनरी वेज प्रेशर जो है, एयरवे वेज प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल होगा, लेकिन एलिवेटेड पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स हैं, ये आपको ज्यादा मिलेगा। ना पेशेंट केयर में हम देखेंगे कि पेशेंट केयर में क्या होगा। पेशेंट केयर में हम देखेंगे दे हैव कनेक्शन एरर मैम। आई डोंट नो व्हाई, बट उनको बोलो अपना सिस्टम को रिफ्रेश करो, आ जाएगा। ओके, गोल्स, दे आर टू मेजर गोल्स। उसके अंदर आपको सबसे पहला गोल है कि यू मे नीड टू मेंटेन द आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको क्लियर करोगे तो आपका जो डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये ठीक हो जाएगा। ARD जो है वो फिर भी कुछ बेहतर हो जाएगा। And then treat the underlying diseases, whatever the cause is। ठीक है, underlying diseases means उसको किस वजह से हो रहा है। हमने कितने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, उस अंडरलाइंग डिजीज को आप पहले क्लियर करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बाकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे। स्ट्रेटजीज, ना व्हाट आर द स्ट्रेटजीज मीन्स द सेम ट्रीटमेंट में हम देखेंगे। सबसे पहला है कि पेशेंट चूंकि सांस नहीं जो ठीक से ले पा रहा, सो आप इंट्यूबेट करोगे मैकेनिकली, वेंटिलेट पेशेंट टू रिलीव द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। उसका सबसे मेजर मुश्किल है सांस लेने की। सो आप क्या करोगे, उसको सांस लेने में उसको आसानी हो, आप उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाल दोगे। Then the second is administer oxygen therapy to correct hypoxia। जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बेटा, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया है so that you can learn it on your finger points, otherwise there is nothing important about that कि भी मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया ताकि जब आप अपने सामने इसको रखो और आप याद करने लगो तो आप टू द पॉइंट उसको सिर्फ याद रखो। पहले हमने क्या किया, उसको इंट्यूबेट किया और मैकेनिकली वेंटिलेट किया, उनके पेशेंट को हमने वेंट पे डाल दिया। फिर हमने क्या किया, हमने उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी। अगर जब वो थोड़ा सा बेहतर होता है तो हम उसको उसकी जो हाइपोक्सिया है उसको ठीक करने के लिए ऑक्सीजन देंगे। मे रिक्वायर अ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन में 50% या हम उससे ज्यादा दे सकते हैं। मॉनिटर करेंगे O2 सैचुरेशन को, ठीक है। हम उसके हायर साइड पर जो है हाइपोक्सिया रिक्वायर हायर साइड FiO जो है उसको इंक्रीज करेंगे सो दैट द ARD इज प्रोग्रेसिंग। जब वो एक दफा बराबर हो जाता है, पेशेंट स्टार्ट्स टू ब्रीथ वेल नॉर्मली, फिर हम उसको वैसे कर सकते हैं। यूज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, यानी कि पीप। ये वेंट को बता रहे हैं कि थोड़ा सा कि वेंट को आप किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे, और 20 सेंटीमीटर वाटर ऑपरेटर। तो ये उन्होंने बताया कि पॉजिटिव एंड ये पीप जो है विल मेंटेन द एडिक्वेट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर रखेगा। सक्शन इज नेसेसरी टू रिमूव द सिक्रेशन। इफ यू थिंक कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बलगम आ रही है, सक्शन कर दो, ठीक है। एडमिनिस्टर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। अपने आप उसको कौन से दिया, जैसा चेस
Vicronium, Biomide and Biomide to further decrease the work of, ये मेडिकेशन आ जाती है बीच में जिसको आपने जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी. And then comes sedation के लिए with paralyzing the drugs to decrease anxiety. अब आपने क्या किया, एक तो आपने उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दे दिया, दूसरा आपने उसको सेडेशन दिया, पैरालाइज ड्रग जो कि क्या करता है कि पेशेंट की एंजाइटी और टेंशन को थोड़ा सा दूर करता है. फिर आपने उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए टू असिस्ट इन स्टेबलाइजिंग द सेल मेम्ब्रेन सच which decreases and shift of protein and fluid into the interstitium. ठीक है, तो आपने उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया, डायरेटिक्स दिया, फ्लूइड थेरेपी दिया, कोलाइड फॉर पेशेंट हु आर हाइपोएल्ब्यूमिनिक एंड क्रिस्टलॉइड्स फॉर ऑल अदर्स. ठीक है, ये उसकी मेडिकेशन में उसने बताया. मेडिकेशन में हम देख सकते हैं जो मेडिसिन मिल रही है उसमें हमने देखा कि हमने उसको पेशेंट को जो एडमिनिस्टर किया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट किया, सेडेशन विद पैरालाइजिंग ड्रग्स दिया. ठीक है, हमने उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया, डायरेटिक दिया, राइट. फिर हमने उसको फ्लूइड थेरेपी ऑफ कोलाइड फॉर पेशेंट्स दिया. Prepare the patient for pulmonary artery catheter placement placement for pulmonary artery catheter placement to monitor fluid status and evaluate therapy. Assess the document. आपने जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट किया, CVP, PAP, ये आपने जो क्या कहते हैं वेंट के जो जितने मोड्स हैं वो उन्होंने बताए हैं कि आपने उसको असेस किया और डॉक्यूमेंट किया किस तरीके से वो काम कर रहे थे. Assess the documents continuous ECG rhythm. ठीक है, आपने उसके असेसमेंट में जो डॉक्यूमेंट किए हैं वो उसकी ECG रिदम है. ठीक है, वाइटल साइंस है, मेंटल स्टेटस है, हार्ट लंग्स आपने देखा, बाउल साउंड्स देखे आपने, उसके बाउल साउंड्स है कि नहीं है, यूरिन आउटपुट कितना था. ठीक है, इनटेक आउटपुट आपने देखना है. एनी साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेटिंग चेंजेस इन these parameters. सो इन चीज़ों के अंदर ये जितने पैरामीटर्स हैं इसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को क्या क्या सिम्टम्स को आपने देखा और ये बताया है कि भी उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं उनके हार्ट, लंग्स, यूरिन आउटपुट, एनी साइंस, कुछ भी है, किसी चीज़ में भी आपको अगर एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है. ठीक है बेटा, ओके. Now then comes your nutritional support. You need to administer nutritional support. अब हमने पहले जो देखा वो क्या देता था, उसके मेडिसिन को देता था. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि आपने उसको इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेट करके आपने उसकी ऑक्सीजन थेरेपी दी उसको, राइट. ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद आपने क्या किया कि उसके जो अगर मोड पे डाल रहे हो तो उसके लिए आपने पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर पीप को आपने देखा और मेंटेन किया उसके पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट. फिर अगर सक्शन किया, अगर सिक्रेशन ज्यादा है, फिर आपने मेडिसिन ले ली. फार्मा में आपने देखा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, सेडेशन है. ठीक है, और फिर आपने देखा कि उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, डायरेटिक थेरेपी है, फ्लूइड थेरेपी ऑफ कोलाइड फॉर द पेशेंट्स हु आर एल्ब्यूमिनिक और क्रिस्टलॉइड, राइट. फिर आपने पेशेंट को पल्मोनरी कैथेटर प्लेसमेंट को मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस के लिए और उसको इवैल्यूएट थेरेपी के लिए सीधा किया, राइट, प्रिपेयर किया. असेस है डॉक्यूमेंट, आपने असेस किया और डॉक्यूमेंट किए सारे वो जो आपने मोड सेट किए हैं.
असेस, डॉक्यूमेंट कंटिन्यूअस ईसीजी रिदम का जितना भी है उसको आपने असेस किया और डॉक्यूमेंट किया। उसमें लिखना जरूरी है कि हमने किस टाइम पे और कितने बजे तक हमने उसका पेशेंट की केयर की। आपने उसके बाद वाइटल साइन, मेंटल स्टेटस, ये सारा कुछ चेक करने के साथ साथ आपने उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है कि हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये कुछ देखा। अब आ जाता है आपके पास न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू मीट द पेशेंट्स मेटाबॉलिक एंड डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब उसको आपने क्या करना है, उसके मेटाबॉलिक नीड्स को बराबर रखने के लिए आपने उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है। ठीक है, जब खाएगा पिएगा नहीं उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को उसके न्यूट्रिशन को बराबर रखोगे। Obtain ABG's measurement and monitor for hypoxemia and acid base imbalance को आपने इसको बराबर करना है। O2 saturation and pulse saturation जो है उसकी आपने ऑक्सीमीटर से अच्छे तरीके से बराबर रखना है। अगर उसका 90 से बिलो जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, सो यू नीड टू start giving ऑक्सीजन, राइट, ताकि वो 100% तक उसका ऑक्सीजन रहे। अब जो मुझे बासी आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी ये कमरा बांधा, मैं जब भी इस कमरे में आके बैठूं तो आई स्टार्ट yawning. Why am I yawning? Because I think my partial pressure of oxygen start decreasing. क्योंकि ये कमरा सारा बंद है, देयर इज नो वेंटिलेशन। ठीक है, और उस वेंटिलेशन की वजह से कि कमरे के अंदर सारी ऑक्सीजन कम है। सो मैं उस ऑफिस में बैठी हुई थी, पेशेंट कैसा भी था, लेकिन क्या है कि मुझे ऐसे यॉर्निंग नहीं हो रही थी। लेकिन एट द मोमेंट आई केम एंड सेट इन दिस रूम, राइट, सो इट्स ऑल क्लोज्ड, दिस इज योर IT department, ठीक है, it's all closed and I started yawning now. क्यों? क्योंकि मेरे I need more oxygen. So हम लोग की आवाज, हम जब यॉन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ढेर सारा ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना, सो वी यॉन उस वक्त करते हैं जब हम रात के वक्त हम लोग यॉर्निंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो रात के वक्त हम यॉर्निंग इसलिए करते हैं क्योंकि दरख्त अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। सो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है उस बजाय इसके कि वो हमारे पास ऑक्सीजन की ज्यादा हो। ठीक है, सो इसमें तो उसको ऑलरेडी तकलीफ है, उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको उसका O2 सैचुरेशन चेक करना है। O2 सैचुरेशन उसका उसके मुताबिक उसको ऑक्सीजन देना। ओके, एबीजीज भी हमने देख लिया। हमने पोजीशन करना है पेशेंट को उसके कंफर्ट के मुताबिक। अब पेशेंट जो लंग डिजीज के साथ है, अगर आप उसको बिल्कुल सीधा लटा दोगे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे बोतल में अगर आप पानी डालो, ठीक है, तो क्या है कि वो अगर आपने सीधा लटाया तो पानी बोतल के अंदर ऐसे सीधा सीधा तैरेगा। लेकिन जैसे आप बोतल को थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो पानी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ऊपर की जगह खाली हो जाएगी। सो हमारा जो लंग्स है उसका भी यही हाल होता है कि द मोमेंट यू लाई डाउन, जैसे आप लेटोगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट के लंग्स के अंदर अगर पानी है तो वो भी सीधा हो जाएगा और सांस ठीक से नहीं आएगा, राइट। सो अब हम देखते हैं कि जो उसको फैसिलिटेट करेगा, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। हैव द पेशेंट टर्न, ठीक है, पेशेंट को आप करवट वगैरह लेने पे इंकरेज करो। खांसी करने में उसको इंकरेज करो ताकि जो बलगम जमी हुई है वो निकल जाए।
Deep breathing aid to exchange gases and perfusion. डीप ब्रीदिंग एड में क्या आ जाता है, स्पायरोमीटर आपने देखा होगा, ठीक है, वो स्पायरोमीटर जो है दैट हेल्प्स पेशेंट टू ब्रीथ, किस तरीके से करेगा, कितना ब्लो कर रहे हो, अभी आपका बैलून जो है उसके अंदर बॉल जो है वो यहाँ तक गया, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो क्या होता है कि बैलून पे जाके पीक को टच करना शुरू कर देता है स्पायरोमीटर में. सो यू नीड टू हैव द पेशेंट गो फॉर द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अब ये लोग जो स्विमर्स होते हैं दे डू गो फॉर द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अगर वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ ना जाए तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ठीक से ब्रीद नहीं कर सकता, ठीक है, स्विम नहीं कर सकता. सो ही नीड्स टू हैव अ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. स्केड्यूल में क्या होगा, schedule में schedule patient activities between periods of rest to conserve energy and decrease oxygen demand. अब क्या है कि अगर पेशेंट एक्टिविटी में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना शुरू हो जाता है कि मैंने ठीक होना है और वो नहीं होता है, तो होता ये है कि पेशेंट तो थक जाता है, ठीक है, पेशेंट थक जाता है, थकने से क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और उसको जो जितना एक्सरसाइज करेगा उतना उसको ज्यादा सांस लेना है, ज्यादा, लेकिन जितना वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले और फिर तो उसमें उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अदरवाइज वो खींच खींच के लंबे लंबे सांस लेता रहेगा. ओके, देन स्केड्यूल पेशेंट एक्टिविटी के बाद हम इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है टू डिक्रीज फियर एंड एंजाइटी. वैसे का पेशेंट जो है जो बहुत खींच खींच के सांस ले रहा है उसमें क्या, उसको क्या होता है कि वो समझता है कि पता नहीं अब दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आता कि भी मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रहूंगा, तो वो इमोशनली बहुत डिप्रेस हो जाता है. आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो टू कोऑपरेट विद द एफर्ट्स टू सपोर्ट ब्रीदिंग. पेशेंट को अपने इसके लिए एफर्ट करने, उसको जो कोऑपरेट करने के लिए इनकरेज करना है ताकि वो सांस की प्रैक्टिस में या डिवाइसेस जो यूज कर रहा है उसको अच्छे तरीके से कर सकें. Support the patient and family in their effort to deal with the severity of disease and possibility of death. वैसे का क्या होता है कि पेशेंट वाकई खींच खींच के सांस ले रहा होता है और उसको पता होता है कि अभी उसने बचना नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, उसके पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार फैमिली को आपने क्या करना है कि यू नीड टू गिव देम सपोर्ट कि ये जो हालत है मुआवजे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, पेशेंट जो भी है वो इससे बाहर निकल के आ सकते हैं, लेकिन यू नीड टू बी देयर फॉर देम. ठीक हो गया, ये था हमारे पास आज की जो क्लास है एआरडी पे, राइट, एआरडी पे क्लास हम लोगों की इससे पहले भी थोड़ा सा हमने एआरडी पढ़ा हुआ बीच बीच में से कहीं थोड़ा सा, तो इसमें आपको मेडिसिन में आपको ये छोटी छोटी जो अंडरलाइंस करके दिए हैं इसको अगर आप अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे याद कर लोगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जल्दी से याद हो जाएगा. ओके, ओके बेटा, अब मैं दूंगी आप लोगों के कमेंट्स को थोड़ा सा जवाब. हेलो एवरीवन, हेलो मैडम, हेलो हेलो सारे हेलो.
यस मैम हियरिंग। सिद्रा, आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई? इफ्रा सलीम गुड आफ्टरनून। हबीबा गुड आफ्टरनून। ठीक है, आसमा गुड आफ्टरनून। वीडियो स्टक हो गई है हबीबा आपकी, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? इसके लिए आप अपने नेट को, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करें। ओके, एंड हुआ या कि नहीं हुआ, जो कोई पूछे ऐसे, बेटा मुझे तो नहीं पता कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको करना है। हा हा हा। जी, आप हिल रही हैं। आप हिल रही हैं, आपका मतलब कि मैं आपके, आपका वीडियो चल पड़ा। गुड। नाउ दे हैव कनेक्शन एरर, अब उनका कनेक्शन एरर आ गया। आज बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं वीडियो। आज आपको वीडियो हमारी तंग कर रही है। अगर वीडियो तंग कर रही है तो आपके प्रेजेंटेशन सामने रख के मेरी आवाज सुनते रहे तो वो भी काम चलेगा। ठीक है, ओके। फिर बार बार कनेक्शन करनी पड़ रही है, मीन्स टू कनेक्ट करना पड़ रहा है आपको बार बार, क्योंकि वो खराब हो रहा है। आई डोंट हैव कनेक्शन इशू बिकॉज आई एम यूजिंग वाईफाई। तो आप लोग ऐसा करो, आप लोग सारे अपने लिए एक एक वाईफाई खरीद के रखो, ताकि जब भी कभी ये तंग करे आप अपना कनेक्शन वाईफाई का साथ लगा लो, ताकि यू कैन एटलीस्ट अटेंड द क्लासेस। ना टुडे ओनली 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, देखो कितनी बुरी बात है। ठीक हो गया? ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट क्लास आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद वापस आके आपका नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करूंगी। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा विल बी ऑन, देखिए जरा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, सो अभी मैं आपका अभी स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास अभी आपकी पूरे 4 बजे शुरू हो जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे। सो प्लीज डू कम बैक एंड डोंट रन अवे, बुलाना ना पड़े आप लोगों को।
Okay, class, we are back and starting our next lecture on pulmonary embolism. एक बच्चा फिर गायब हो गया बीच में, जिसकी लाइन नहीं थी मिल रही. Okay, हाँ, pulmonary embolism. So, PE for pulmonary embolism. ठीक हो गया? Pulmonary embolism is a blockage of pulmonary artery by foreign matter, such as क्या हो सकता है foreign matter में? It can be thrombus, fat, tumor, tissue, air, embolytic fluid, right? Or particulate matters जो कि आपस में जुड़ जाते हैं, such as catheter fragments, right? Substances related from the blockage causes constriction of the bronchial passages में constriction हो जाती है, decrease lung volume and compliances, right? Hypoxemia arises from the ventilation perfusion mismatch. ठीक हो गया? Hypoxemia जो है वो बढ़ जाता है. अब उसमें उसने बताया है कि they can be alveolar collapse and atelectasis develops because the alveoli cannot produce enough surfactant to maintain alveolar integrity. ठीक हो गया? So हमने पहले भी देखा कि what surfactant are, उसमें उसमें हमने देखा था कि फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है by the cells of the alveoli that serves to decrease the surface tension of the pulmonary fluid. That was surfactant. ठीक है, तो ये आपको मेंटेन नहीं कर सकता उसकी एल्वोलाई की इंटेग्रिटी को. These factor increases pulmonary artery pressure, ये इसमें इंक्रीज कर देते हैं. इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग, अंदर से उसकी जो शंटिंग है उसको भी वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. ओके, pulmonary embolism is one of the most common acute respiratory disorder in hospitalized patient. क्यों? इसलिए क्योंकि they are just confined to bed. उन लोगों को पता नहीं, चलो दूसरे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मिशनरी हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट केयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज द पेशेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, प्राइवेट पेशेंट्स और ये मिशन हॉस्पिटल्स की जो क्वांटिटी है पेशेंट्स की रेशो जो है वो कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट सेक्टर के पेशेंट्स हैं उनसे कम होता है. गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो और कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, मेडिसिन में कुछ डिस्काउंट्स आ जाता है, सो बेड का भी हो सकता है, चलो फ्री में बेड भी मिल गया. बट इन दिस प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो इसलिए भी पेशेंट जो है वो कम से कम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट में जाएं, हम गवर्नमेंट में चले जाए तो अच्छा है, राइट? तो जो हाई क्लास के लोग हैं वो लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे बिलो एवरेज आ जाते हैं वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं. अब वहां पर क्या होता है कि चूंकि क्वांटिटी पेशेंट्स की ज्यादा होती है इसलिए वहां पर जो नर्सिंग केयर है दैट इज नॉट अप टू दैट लेवल, राइट? तो जब वहां पर वो ये लेवल पेशेंट अगर एक कोने में पड़ा हुआ है, सो तो पड़ा हुआ है, सिर्फ नर्स आएगी, हाँ उठ जाओ, दवाई दे दिया, दवाई दे के वापस आ गई. शी विल नॉट गिव एनी क्या कहते हैं chest therapy, or she's not going to do the back cares and all. ठीक है, इतने बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उसके पास अपना भी बहुत सारा काम होता है.
और तो और वो बेचारी पूरे वार्ड में 60 पेशेंट को पे एक नर्स काम कर रही होती है, या मुश्किल से ज्यादा दूर कर रही होती है। तो इसलिए भी वो क्वालिटी ऑफ केयर नहीं पल पाती। जब वो क्वालिटी केयर नहीं मिलती है तो पेशेंट जो है वो कॉमनली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। Approximately one half of the pulmonary embolisms that causes death are undiagnosed. चलो, ये और भी बुरी बात है। अब उसमें से उन्होंने कहा कि जो आधे मरीज हैं वो तो बेचारे डायग्नोस किए बिना ही मर जाते हैं। किसको हुआ क्या था, किस वजह से मर गया, ठीक है। ऑनसेट ऑफ साइन सिम्टम्स यूजली इज सडन। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो क्लॉट पता नहीं खुदा जाने कहाँ से चलता चलता जाके हार्ट ब्लॉक कर दिया, हार्ट ब्लॉक कर दिया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट गया। अब वो कहते हैं कि जना पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको ये हो गया। वो पल्मोनरी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट था। और उस पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो गया था कि किसी वक्त जाके उसने किसी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, वहां से उसकी डेथ हो गई। सो साइन सिम्टम्स जो है वो सडन होते हैं, requires prompt dedication and intervention। बहुत जल्दी उसको अगर एकदम फौरन उसको डायग्नोस कर लें, फौरन उसको आप ट्रीट कर लें, तो फिर तो पेशेंट बच सकता है, अदरवाइज वो टाइम नहीं लेता। नाउ लेट्स सी क्या वजह बन सकती है उसके कॉजेज में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के स्टेसिस ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी। पेशेंट को आपने साइड नहीं चेंज की, एवरी 2 आवर्स के बाद आपको इन पेशेंट्स की साइड चेंज करनी थी, वो तो आपने नहीं किया, ठीक है। आपने पेशेंट को एम्बुलेट करना था, आपने पेशेंट को एम्बुलेट भी नहीं किया। आपको पेशेंट को क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी देनी थी, आपने पेशेंट को फिजियोथेरेपी भी नहीं दी। जब ये सब कुछ आप नहीं करोगे पेशेंट को तो क्या होगा, पेशेंट की इमोबिलिटी की वजह से ब्लड स्टेसिस हो जाते हैं, एलिटीज हो जाती हैं, आर्टीरियल फिब्रिलेशन होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन होगा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल क्लॉट थ्रोम्बस जो फिर रहा है ना, एम्बुलाई फिर रहा है, उसकी वजह हो सकती है। एम्बुलाई इज एयर, एयर जो है वो फिर रही है। मायोकार्डियल इंफाक्शन, पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी इज वेरी कॉमन, इसके अंदर भी ऐसे होता है। एक तो जब कोई सर्जरी ये पेल्विक सर्जरी वगैरह हो रही हो, उसमें क्या करते हैं ये लोग, पेशेंट को लेथॉटमी पोजीशन में डालते हैं। जब आप पेशेंट को लेथॉटमी पोजीशन में डालते हैं, उसमें भी एक तरीका होता है कि आप पेशेंट को किस तरीके से उसकी टांगों को दोबारा से सीधा करते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे सीधा फेंक देते हैं जो कि इसका कॉज बन जाता है, लेकिन उसका जो लिथॉटमी पोजीशन है उसमें पेशेंट को आप पहले पाँव पीछे करके फिर स्ट्रेट करते हैं। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल बात होती है जो कि सीखनी होती है। ओके, ट्रॉमा कॉज बाय लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। अब लॉन्ग बोन आपके कौन से हैं, दिस ह्यूमरस इज योर लॉन्ग बोन, योर रेडियल अल्ना जो है दैट्स योर लॉन्ग बोन, फीमर इज योर लॉन्ग बोन, और टिबिया फिबुला इज योर लॉन्ग बोन। तो इनके बीच में अगर कभी ट्रॉमा हो जाए तो क्या होता है, फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। So these were your causes, the 8 causes थे आपके पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट फाइंडिंग में आप क्या करेंगे। हाउ विल यू असेस द फाइंडिंग्स। A patient will complain with sharp sudden pleuritic chest pain। चेस्ट पेन वो आपको आते ही शार्प चेस्ट पेन बताएगा। शार्प चेस्ट पेन भी ऐसे हो सकती है, शार्प मीन्स पेशेंट ऐसा पेन है जैसे किसी ने खंजर मारा हो, ठीक है, कोई शार्प सी चीज उसको लगी हो, किसी ने उसको निचोड़ के रख दिया हो, जैसे क्या कहते हैं
गला घुटना या उसको उसके चेस्ट पे कोई भारी भरकम चीज रख देना, इस तरीके से उसको कहते हैं। अब वो अगर ऐसे छाप पेन होगी तो उसको डेफिनेटली डिस्निया भी होगा। ठीक है, उस डिस्निया के साथ साथ टेकिपीनिया बहुत जरूरी है। ठीक है, टेकिपीनिया इज व्हाट, ठीक है, आपका जो तेज 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 सांस आ रहा है, टेकिपीनिया। या रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी इज देयर। बेटा हबीबा, अभी तक इसका वो कनेक्शन नहीं ठीक हुआ। ओके, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी है, एंड कफ विद पॉसिबल हेमोप्टिसिस है। अब वो चेस्ट पेन इतना ज्यादा था, ठीक है, शार्प था, पता नहीं किस वजह से इतना शार्प हुआ, कोई चोट लगी कि क्या हुआ। अब वो इतना ज्यादा उसका सांस खींच खींच के जोर जोर से लेने से क्या हुआ कि टेकिपीनिया में विद स्प्लिंटिंग में जो बाजू का खांसी है, इतनी ज्यादा खांसी आई कि लंग्स भी बाजू का डैमेज हो जाते हैं। अब जब वो डैमेज होते हैं तो वो जब खांसी करते हैं तो उसके इनके बलगम में थोड़ा सा खून भी आता है। ठीक हो गया। टेकिकार्डिया यानी कि आप उसका पल्स रेट जब आप चेक करो तो उसकी पल्स रेट बहुत तेज जा रही है, एंड touchy on the anterior chest, neck, and axilla if the sources is fat embolism. अब अगर फैट एम्बुलिज्म है तो ये जो पिटाची है, इसमें क्या होता है कि यू विल गेट दिस पर्पलिश पैचेस ऑन योर स्किन। ठीक है, देन कम्स फीवर एंड डायफ्रोसिस है, S3 और S4 एस साउंड्स है, राइट। और उसके बाद प्लूरल। नाउ व्हाइल यू आर वर्किंग इन योर area, yeah, ask, take help from the doctor, whoever the doctor is there on call, उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि टू टीच यू टू हियर द हार्ट साउंड्स। व्हाट इज हार्ट साउंड्स, S3 S4 में आपको किस किस्म का हार्ट साउंड मिलेगा। सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट डेफिनेटली, और पूछो उस डॉक्टर से जो सिखाना पसंद करते हैं, उन डॉक्टर से मत पूछना जो आपको सिखाना नहीं पसंद करते। ठीक है, जो आप बहाने बनाते हैं, अच्छा अभी अगले मरीज के बाद अभी इसको चेक कर लूँ फिर बताऊंगा, उसको कर लूँ फिर इसको कर लूँ, वो आपको टरका टुरकू को चले जाएंगे, फिर वो अच्छा जी अच्छा कल आना, कल आपको सिखा दूँ। ऐसे डॉक्टर्स आपको कभी भी नहीं सिखाएंगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि किस डॉक्टर से आप सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो give a humble request, if we please let us know how to check this uh, first heart sound, second heart sound, third heart sound, fourth, fifth, sixth, ये आप डॉक्टर से पूछें। These are the things which beta you are going to learn from your clinical side. If not, then you won't even learn. इधर हम आपको आवाज भी सुना देंगे, हम आपको तस्वीरें भी दिखा देंगे, बट थिंग्स विच यू विल हैव टू लर्न बाय फेस, यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सो आपके हाथ में ये होता है कि भी व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी, रिक्वेस्ट द डॉक्टर, be polite, be humble, ask her, request her to tell you, to teach you the heart sounds. ठीक हो गया बेटा, इसी तरीके से सीखोगे वरना आप नहीं सीख पाओगे। मैं इतनी सीनियर यहाँ पर स्टाफ लगी हुई हूँ और मैं स्पेशलाइज कर रही हूँ, तो मेरी तो ये नहीं कि नाक कटी जाएगी अगर मैं पूछ लूंगी। तो ऐसा नहीं करना, जब आपको सीखना है तो फिर सीखना है। ठीक है, सो टेक हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर्स ऑल्सो टू टीच यू व्हाट द हार्ट साउंड्स आर, हाउ द हमें मर्मर कैसे सुनाई देते हैं, हमें गैलप्स कैसे सुनाई देते हैं, दे टीच यू। ठीक है,
with this is the clinical side which you will learn. फिर इसी तरीके से जब हम वेंट पढ़ेंगे, अब डेफिनेटली ये ख़त्म हो जाएगा, देन विल कम ऑन टू वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन. सो ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन वट एवर वी लर्न हियर विल लर्न, बट practically you have to go and learn in the clinical side. You have to take the help of your seniors. Whether you have to take help from your juniors, don't mind. Don't ever mind कि भी हमारी क्या कहते हैं शान में गुस्ताखी हो जाएगी. ठीक हो गया. देन प्लूरल फ्रैक्शन रब है, आपको सुनाई देगा. पॉजिटिव ह्यूमन साइंस है. पॉजिटिव ह्यूमन साइंस क्या हो जाता है? एब्सेंस ऑफ पेन इन द काफ विद डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, नॉट रूल आउट बाय पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से रूल आउट तो नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन साइंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. इट्स पेन इन द एब्सेंस ऑफ द पेन इन द काफ मसल्स, आपकी जो पिंडली है पाँव की, ठीक है, उसमें है. ओके. व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे, एबीजीज, ईसीजी और वेंटिलेशन, परफ्यूज, ये क्या लिखता है, स्कैन है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग है. तो ये चीज़ें आप देखोगे और इनसे चेस्ट एक्सरे शायद नॉर्मल मिले. इसमें आपको ये भी चीज़ में हो सकता है हाइपोक्सीमिया और एसिड बेस इम्बैलेंस मिले. ईसीजी में राइट एक्सिस डेविएशन होगा. ठीक है, आप अगर वो डेविएशन बनाते हो तो उस जिससे आप सीखते हो तो उसमें आपको टी वेव्स का इन्वर्जन मिलेगा, लीड्स. और आपके पास ये जो टी वेव्स का बढ़ना बढ़ाना, ये सारा जो है ईसीजी का बुक है. डेल ड्यूबन की भी बुक है. आपको मैम आपकी मिस राखल ने भी कोई बुक दी होगी सीखने के लिए. तो अगर आप उसको भी शुरू में, जो शुरू शुरू स्टार्टिंग पेजेस हैं, उनको अगर आप पढ़ो तो यू विल लर्न अ लॉट. ठीक है, अबाउट द एक्सिस, अबाउट द पीक टी वे, एस टी वेव्स के लिए सेगमेंट कैसा होता है. ठीक है, टी इन्वर्जन क्या शो करता है. सो लाइक दिस यू कैन लर्न अ लॉट. ठीक है, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, मिसमैच इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड फ्लो, अफेक्टेड लंग एरिया में आपका ये स्कैन का देखा जाएगा, स्कैन से पता लगेगा. और पल्मोनरी एंजियोग्राफी है जो डेफिनेटिव डिफाइनेटिव जो है टेस्ट जो है, इन्वेसिव है, लोकल एंड एक्सटेंड ऑफ एम्बोलिज्म. ये उसके उसकी वजह ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाने से पता लग जाता है. ये इन्वेसिव प्रोसीजर है. ठीक है, इसमें कैथेटर पास कर दिया जाता है ताकि उसकी लोकेशन और एक्सटेंट को मालूम किया जा सके एम्बुलेंस के. एंड देन हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में हम देख सकते हैं इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस एविडेंस बाय एलिवेटेड टैप. ठीक है, तो ये हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग से पता लगेगा. Now comes the patient management. Again, there is goals. What are the goals? Goals है कि आपने normal tissue perfusion को restore करना है. आपने further obstruction, risk for further obstruction को आपने कम करना है. ऐसा ना हो कि वो फिर से ज़्यादा हो रहा. What are the strategies? Strategies are to administer oxygen therapy to correct hypoxia. ठीक है, ऑक्सीजन दोगे तो आपकी हाइपोक्सिया ठीक हो जाएगी. पेशेंट को प्रिपेयर करोगे आर्टरी कैथेटर प्लेसमेंट टू मॉनिटर फ्लूइड लेवल एंड एवेल्युएट थेरेपी. ये आपने उसको पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप उसको तैयार करोगे. Assess and document. Don't ever forget whatever procedure, whatever work you are doing in the ward. ठीक है,
you have to document it. Documentation is one of your safest side. मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि आपका जो सबसे सेफ साइट है, जो सबसे अपने आप को बचाने वाला जो साइट है, वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। Assess the document continuous ECG rhythm देखो, vital signs, mental status, heart, lungs, ये वही चीजें हैं जो कि आपको क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट मिलती जुलती बातें हैं, बट सिर्फ दो एक चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, उसको आप नोट डाउन कर लो और आपको फिर बाद में सारा कुछ रिपीटेडली याद नहीं करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर आईवी हेपरिन, क्योंकि एम्बुलिज्म की बात हो रही है तो हेपरिन की बात करेंगे उसमें। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसमें क्या होता है, एम्बुलस जो है इज अ क्लॉट। ठीक है, सोर्स ऑफ एम्बुलिज्म इज अ क्लॉट, और उस क्लॉट को आपने क्या करना है, डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व किससे करोगे, हेपरिन से करोगे। With initial bolus and maintenance by continuous drip or intermittent dosing for 7 to 10 days के लिए करोगे। ओरल कोएगुलेंट जो है with heparin for 3 to 4 days के लिए करोगे। and switching to oral agent alone before। ठीक है, बिफोर मतलब कि आपने इनको पहले 7 से 10 या 3 से 4 दिन के पर लेता है, फिर बाद में बिफोर स्विचिंग टू ओरल एजेंट। ठीक है, एडमिनिस्टर स्टीरॉइड्स आप दोगे, क्यों दोगे, टू डिक्रीज द लोकल इंजरी टू द टिश्यू। ठीक है, स्टीरॉइड इसलिए दे रहे हो ताकि आप उसकी लोकल इंजरीज को बचा सको। एंड देन डिक्रीज पल्मोनरी एडिमा इफ द सोर्स इज अ फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो उसका पल्मोनरी एडिमा को बचाने के लिए क्या करोगे कि डिक्रीज लोकल इंजरी को बचाने स्टीरॉइड्स दोगे। ठीक है, ओके। देन कम्स द ऑब्टेन एबीजी मेजरमेंट। आपने देखना है एबीजी को आपने चेक करना है और उसके मुताबिक आपने पल्स ऑक्सी, अगर टू सेचुरेशन कम है, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करके उसको ऑक्सीजन आपने पूरी देनी है। देन पोजीशन आपको वही मैंने बताया, कम फॉर द कंफर्ट एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, पेशेंट Position of the patient, elevate the head of the bed to facilitate gas exchange. Have patient turned cuff, ये वही बात जो मैंने पहले भी आपके साथ एक्सचेंज की थी कि आपने उसको क्या करना है कि उसकी साइड चेंज वगैरह करते रहना है ताकि उसको जो जो उसकी गैस एक्सचेंज और परफ्यूजन होती रहे। Avoid IM injections to decrease risk of hematoma। ठीक है, हम लोगों को मेजर करके इंजेक्शन लगाना तो नहीं आता, तरीके से इंजेक्शन मेजर करके लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कितना लगाते हैं, ठीक है, कौन से एंगल पे लगाते हैं, कौन से मसल में लगाते हैं,
तो ऐसे जो क्या कहते हैं इंजेक्शंस है, उसका हीमोटोमा बचने के लिए आपको आईएम इंजेक्शन से अवॉइड करना है। टू सेफ प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट फॉल एंड इंजरी टू टिश्यू। इस तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट जो होते हैं उनके लिए आपको क्या कहते हैं उनको गिरने से बचाना है। सो साइड रेलिंग सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल जरूरी है। Monitor the patient for signs and symptoms of bleeding secondary to anticoagulant therapy. आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसके साइन सिम्टम्स को देखना है कि उसके ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ताकि अगर खासकर उस वक्त जब उसको एंटीकोएगुलेंट थेरेपी मिल रही है, ताकि मेडिसिन जो है वो एडजस्ट किए जा सके। अप्लाई एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, ठीक है, रिमूव एट नाइट। अब ऐसा होता है कि स्टॉकिंग्स बना दिए जाते हैं, और स्टॉकिंग्स भी वो इलास्टिक किस्म के होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, फिक्स नहीं होते, ठीक है। सो रात के वक्त उसको आपने रिमूव कर देना है, सुबह आपको हो सके तो दोबारा पहन लो। अल्टरनेटिंग प्रेशर डिवाइसेस विद स्टॉकिंग कंटिन्यूसली इफ पेशेंट इज नॉन एम्बुलेटरी। अगर आपने पेशेंट नॉन एम्बुलेटरी है तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइस विद स्टॉक कंटिन्यूसली उसको रखना है, ठीक है, या फिर आपको उसको अल्टरनेटली प्रेशर के साथ इस्तेमाल करना है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस आ जाता है या फिर यूरोकाइनेस आ जाता है। Used to speed lysis of clots, especially in hemodynamically compromised patient or those with large or multiple emboli, ठीक है, उनके लिए क्या है, स्टेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टेप्टोकाइनेस को इस्तेमाल करने के भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। फाइंड आउट कि स्टेप्टोकाइनेस लगाने से पहले और बाद में हमें किन किन बातों का और चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर एम्बुलेक्टमी, ठीक है। अब इसकी सर्जिकल प्रोसीजर में एम्बुलेक्टमी है विच में बी रिक्वायर्ड टू रिमूव मैसिव एम्बुलस, ठीक है। एम्बुलेक्टमी उस वक्त होगी अगर एम्बुलस जो है वो मैसिव अमाउंट में उसको नजर आ रहा हो। मोर्टेलिटी रेट प्रोसीजर एक्सीड 50%, उसके चांसेस हम देख सकते हैं कि इज ओनली 50%। Prepare the patient for surgical placement of a filter to prevent further movement of the thrombus, ठीक है। इन सिलेक्टेड पेशेंट की बात कर रहे हैं। पेशेंट की सर्जिकल प्लेसमेंट के लिए आपने क्या किया, फिल्टर करोगे प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट के लिए ऑफ द थ्रोम्बस, ताकि वो जो थ्रोम्बस है वो अपनी जगह से हिलजुल के फिर से सर्कुलेशन में ना आ जाए। Teach the patient the importance of preventing venous stasis by avoiding prolonged standing, ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रहना है, और सिटिंग या फिर बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, ठीक है। स्पेशली विथ क्रॉस लेग्स, वो जो लोग बैठते हैं ना ऐसे करके अपनी टांगों पे टांगें चढ़ा के, वो उस तरीके से नहीं बैठना है। अवॉइडिंग द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब लोग जो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं उनको कहो कि वो ना लें। Teach the patient the importance of avoiding over the counter medication that may interfere with the oral anticoagulant therapy। अब क्या है कि आपने पेशेंट को जो पेशेंट को आपने टीच करना है कि मेडिकेशन जो है वो किस तरीके से एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ओरल मेडिकेशन पे अफेक्ट करती है। So these were all about the हमने आज देखा ARD देखा, ठीक है,
और अभी हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा, और इसमें हमने देखा कि अ, किस तरीके से हम पेशेंट को असेस करते हैं, राइट। उसको हम किस तरीके से उसकी क्या गोल्स बनाते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजीज होती है, उसके मुताबिक फिर हम काम करते हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अभी तक फिर से 5 पे बच्चे हैं, और बाहर 5 बच्चों ने पता नहीं किधर गायब हो गए, बैठे भी हुए हैं कि नहीं। सबके एरर आ रहा है क्या? हेलो गर्ल्स, यस मैम जी, मैम गॉट इट। व्हाट गॉट इट? थैंक यू फॉर व्हाट? मैम बच्चों, आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। सिर्फ 4 स्टूडेंट रह गए, वो एक फिर भाग गई है, उसमें से पता नहीं कौन भाग गया। ओके, मैं आ गई सामने। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? वी कैन go through. Ifra, this time, I'm not happy. Only 5 students are there. I know you messaged it to all, but this all students are not there.
और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस। आई थिंक स्टेटस एस्थमेटिकस के बाद जो हमारा फ्राइडे को पढ़ेंगे हम स्टेटस एस्थमेटिकस, एंड देन नेक्स्ट ट्यूसडे, या नेक्स्ट ट्यूसडे विल स्टार्ट विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक हो गया? वीडियो वॉज टू मच पुअर टुडे, या नो वॉइस नो वीडियो, वो मैंने बंद किया था इसलिए नो वॉइस नो वीडियो। इस वक्त नो वीडियो, लॉट ऑफ वॉइस होगा। आप लोग भी देखो ना, पिछली दफा आप लोग 11 स्टूडेंट्स थे और 12 शो हो रहे थे, खुदा जाने वो 12वां कहाँ से आ गया। और आज सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आए हैं, और जिसकी कंप्लेन है कि मैम, क्या कंप्लेन आप कर रहे हो? मैम स्टक हो गया, वीडियो स्टक हो गया, काम नहीं कर रहा, एरर आ गया। कोई काम की बात नहीं की तुम लोगों ने। हेलो एवरीवन, शहर हेलो एवरीवन करके गायब हो गई, कहीं भी नजर नहीं आई, और अभी आके मुझे पूछ रही है कि नो वीडियो नो वॉइस। हाँ हाँ हाँ, यस मैम। मत हंसो, मैं गुस्से में बैठी हुई हूँ। स्टेटस एस्थमेटिकस आप लोग पढ़ के आना, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने स्टेटस एस्थमेटिकस में क्या पढ़ाना है। ठीक है? प्लस आपके पास फिर आ जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन। आप लोग सुन रहे हो कि वीडियो ऑन करूँ और फिर सुनोगे? ओके, ठीक हो गया। आप लोगों ने मैकेनिकल स्टेटस एस्थमेटिकस पढ़ना है पहले, so that you go pre-reading करके आओ, and then we'll go on to mechanical ventilation, right? Mechanical ventilation is all clinical procedures, clinical practice है। ठीक है? ये आप लोग यहाँ पे क्लासरूम में भी इसको इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। थ्योरी तो आप लोगों को मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकल आप लोगों ने अपने ही वार्ड में, अपने डिपार्टमेंट्स में करना है। चाहे आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों ना जाना पड़ जाए सीखने के लिए, यू हैव टू लर्न इट इन योर क्लिनिकल साइड। ठीक हो गया? अब ये कोरोना पता नहीं कब तक बैठा रहेगा हमारे गोडे गिट्टों में। जब तक ये नहीं निकलेगा, हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे। और पता नहीं उसमें से क्लासरूम में आ जाओ तो फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इस तरीके से आप लोग को पूरे आते भी नहीं है। और अगर आ जाओ तो हमें भी नहीं पता होता कि आप लोग सचमुच में वहां मौजूद हो भी है कि नहीं हो। राइट? सो मैकेनिकल वेंटिलेशन को बेटा आप लोगों ने सारे अपने सीनियर्स को पकड़ो। ठीक है? और अगर आपका सीनियर को अच्छा नहीं आता तो अपने जूनियर को पकड़ लो, ताकि वो उसको अगर ज्यादा अच्छे से आता हो, सीखने के लिए सब चलता है। राइट? अच्छे तरीके से नॉर्मल मोड से शुरू करो कि नॉर्मल मोड क्या है और वो कैसे काम करता है। हम किस मोड से शुरू करते हैं, किस मोड तक जाते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। ठीक है? ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद कर पढ़ना है। प्रैक्टिकली पहले सीख लो, बाद में आके थ्योरी की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊंगी, और उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। मैकेनिकल वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर रिटन में नहीं आएगा तो कम से कम प्रैक्टिकल में तो वो लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है? इट्स नॉट ओनली द CPR जो जिस पे वो फोकस करते हैं, वो इन चीज़ों पे भी फोकस करते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू रन अ क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, तो आपके डिपार्टमेंट में आईसीयू में वेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और जब वेंट है तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है? सो ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट कर लो, आपकी वर्किंग असाइनमेंट कह लो, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कह लो, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है।
अब किसी को समझ में आ रही है? जी मैम, हियरिंग। इफरा तू तो सुन लेती है, बाकी कहाँ है सारे? कोई भी नहीं सुन रहा। शहर को तो आवाज ही नहीं आ रही मेरी। हबीबा तो उस वक्त से वीडियो वॉज नॉट टू मच पुअर टुडे, वॉज टू मच पुअर टुडे। देखो, अभी आपकी क्लास शुरू होगी मिस फराखर के साथ। बी अटेंटिव, स्टडी। सिग्नल ये यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो हम क्या करें? ओके डियर। हम क्या लिखा है? पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही हैं। हाँ, तो मैंने बंद जो किया था इसलिए नहीं थी आ रही। शहर, महम जी, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। चलो, वो मैंने उसको ऑफ किया हुआ था इसलिए अंधेरा था। अब मैं थक गई हूँ। अच्छा, 2 घंटे से तुम लोगों ने मुझे बुलवाया और सिर्फ 2 लोग मौजूद है, 5 लोग है। कौन कौन? शहर, सिदरा, हबीबा, इफ्रा। 1, 2, 3, 4। 5वीं कौन है भाई? बस। मैम सेंड असाइनमेंट इन रिटन फॉर्म। ओके, आई विल भेज दूंगी। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी भेजूंगी कुछ, और क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स भी भेजूंगी। ठीक हो गया? ये वाली जो असाइनमेंट आपको मैं वर्बली बता रही थी, ये वो असाइनमेंट है बेटा जो रिटन में इतना मजा नहीं आता लिखने का। ठीक हो गया? असाइनमेंट्स क्या होगी? आपने अपने वार्ड में अपने जो डिपार्टमेंट्स के जो इंचार्ज हो जाए, या आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा इवेंट के बारे में बता सकते हैं, बेटा उसको प्रैक्टिकली सीखो। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट, समझ लो कि आपने उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली आप उसको कैसे हैंडल करोगे। चलो, बिजली चली गई, हम हैं इधर मौजूद। ओके मैम, गॉट इट। मैं हबीबा, जब वापस आएगी सबसे पहले मैं तेरे से ही पूछूंगी कि वेंटिलेटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर। ओके मैम जी। जल्दी जल्दी कॉलेज खुले तो आप लोग आए। हम शक्ल भी भूल गए, हबीबा कैसी होती है। शहर, रूज। ओके मैम जी। आज का लेसन समझ में आया? वो सुना ही नहीं था, गड़बड़ चल रही थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एआरडी आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने एक खोल खोल के बता दिया, पढ़ाया। ठीक है, और उसके डेफिनेशंस क्या और उनके डिस्क्रिप्शंस भी आपको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सो ये आपके पास मौजूद है, आप लोगों को मैंने ये सेंड कर दिए हुए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मैंने ये वाले कौन सी पिक्स भेज दें आपको? हबीबा, कौन सी पिक्स चाहिए? प्रेजेंटेशंस आप लोगों को मैंने ये वाली सारी भेज दी हुई हैं बाय मेल। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट मैं भेजूंगी वो वेरी है, उधर से लेना है असाइनमेंट के लिए। और हाँ, क्लास
ICU। आप लोग मेरे क्लास गूगल क्लासरूम में अभी तक एंट्री नहीं मारी है, सिर्फ 7 लोग मौजूद हैं वहां पे। तो प्लीज आप लोग अपना ऑनलाइन आ जाओ, अपने आप को उसके साथ स्टार्ट करो। लिंक सेंड कर दिया हुआ है आप लोगों को, अपने आप को उसमें एंट्री करवाओ। कोई भी नहीं मैम, आप मेरे शक्ल भूल गई हैं ना, उसके लिए कह रही हूँ। ये पिक भेज दें। आई एम देयर मैम। भेजो भेजो, मुझे क्या, मुझे भी याद रहे आप लोग कैसे लगते हो। मैं तो भूल ही गई आप लोगों को कैसे हो। Okay, this was all. The tomorrow no. On Friday, beta. On Friday we'll 5 to 6 we'll take. I'll take your class on status as the Meticus. Good हो गया? चलो, अब मैं क्लास बंद करूं। अभी 44 हुए हैं। कोई भी नहीं हो। हाँ, ठीक करके चीजें बंद हो गई। अभी सुबह से इतनी इन्होंने खप मचाई हुई थी।